हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फिलॉसफी की यूनिट नंबर 3 कल्चर एंड वैल्यू एजुकेशन। यूनिट 1, 2, 4 एंड 5 आपको चैनल पे मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैंने नोट्स जो है जिस बुक से मैं आपको पढ़ाती हूँ, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने वो सारे जो है अपलोड कर दिए यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक, तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं। मैंने लाइनिंग प्रॉपरली उसमें लगाई हुई है तो आप वहाँ से ईजिली पढ़ सकते हैं। तो आज हम इस वाली यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि कल्चर क्या होता है, कंपोजिट कल्चर क्या होता है, मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और वैल्यू एजुकेशन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं और वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में टीचर का रोल क्या होता है, कैसे इनकलकेशन होती है और साथ में एजुकेशन फॉर पीस। ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले कल्चर का मीनिंग क्या होता है, कल्चर होता क्या है। बेसिकली कल्चर वो सब चीज़ों को इंक्लूड करता है, कंसिस्ट करता है जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम हैं एज अ सोसाइटी ऑफ मेंबर। तो मीन्स इट कंसिस्ट एवरीथिंग वी थिंक, डू एंड हैव एज अ सोसाइटी ऑफ मेंबर। ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। ओके, कल्चर का मीनिंग अगर हम बुक के सेंस में देखें तो मैन मेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट स्पेसिफिक हैबिट्स ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। बेसिकली हम जिस जगह पे रह रहे हैं, हम वहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए कल्चर होता है। कल्चर में हमारी सारी एस्पेक्ट्स आते हैं, हमारी हैबिट्स आती हैं, हमारी स्पेसिफिक हैबिट्स आती है, हमारी वे ऑफ लिविंग आती है, हम किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों को इंक्लूड करके हमारा एक कल्चर बनता है। अब कल्चर की कुछ डेफिनेशंस भी है, जैसे कि कल्चर इज़ दैट कॉम्प्लेक्स होल दैट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग वी थिंक, वी डू एंड हैव एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के मेंबर के तौर पे जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो हमारे कल्चर में शो होता है। अब कल्चर काइंड्स ऑफ कल्चर को कैटेगराइज किया है। पहला टाइप्स ऑफ कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बेसिस पे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 4 टाइप के कल्चर है। पहला आपका इंडिविजुअल, कम्युनल, फिर देन नेशनल एंड वर्ल्ड। तो जो हमारा पहला इंडिविजुअल कल्चर होता है तो इसमें इंडिविजुअली क्या क्या लाइक्स है, किसी इंडिविजुअल के क्या डिसलाइक्स है, कैसा उसका सोशल बिहेवियर है, ये सब चीज़ें आती हैं। अगर हम कम्युनल में देखें तो डिफरेंट कम्युनिटी के लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, ट्रेड्स क्या फॉलो करते हैं वो डिफरेंट कम्युनिटी के आ जाएंगे। नेशनल मतलब एक नेशनल के क्या आइडियाज़ है, क्या वैल्यूज़ है, क्या बिहेवियर है, पूरे एक एज अ नेशन देखा जाता है, वो वाला कल्चर हो जाएगा। और एक वर्ल्ड कल्चर, पूरे वर्ल्ड की क्या नॉर्म्स है, क्या कॉमन वैल्यूज़, एक पूरा जो भी वर्ल्ड है वो क्या कॉमन वैल्यूज़ को फॉलो करता है, तो इसमें आ जाएगा हमारा वर्ल्ड कल्चर। ठीक है, उसके बाद आगे भी मतलब जैसे हम कॉपरेशन के साथ रहते हैं, सिंपैथी के साथ रहते हैं, ये सारी जो फीलिंग्स है वो हमारे वर्ल्ड कल्चर में आ जाएगी। सभी वर्ल्ड के हर एक पार्ट में, हर एक पर्सन में ये चीज़ें प्रेजेंट है। उसके बाद कंटेंट के बेसिस पे कल्चर को 2 कैटेगरी में और बांटा है, दैट इज़ मटीरियल कल्चर और नॉन मटीरियल कल्चर। मटीरियल कल्चर में क्या हम पहनते हैं, क्या हम चीज़ें यूज़ करते हैं, किस तरह से हम रहते हैं, हमारे ऑर्नामेंट्स, टीवी, मटेरियल, जो भी मटेरियल चीज़ें हैं वो मटेरियल कल्चर में आ जाएगी। और नॉन मटेरियल कल्चर जैसे कि हम लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं, क्या कस्टम्स फॉलो करते हैं, क्या हमारा रिलीजन है, तो ये हमारा नॉन मटेरियल कल्चर में आ जाएगा। जो भी चीज़ें हम, जैसे मैं डेली में क्या पहन रही हूँ, मेरी फूड हैबिट्स क्या, मैं क्या खाती हूँ, क्या देखती हूँ, क्या मतलब जो भी चीज़ें, मेरी ड्रेसिंग सेंस कैसी, ये सारा हमारा आ जाएगा मटीरियल में। और जो चीज़ें दिखती नहीं है, जो कि नॉन मटीरियलिस्टिक है, जैसे कि लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजियस, ये हमारे नॉन मटीरियल में आ जाएगी। देन कल्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि एक्वायर्ड ट्रेट। हम कल्चर को एक्वायर करते हैं, हमारे अंदर से नहीं होता। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारा कल्चर उस तरह से बन जाता है, हम उस तरह से रहने लग जाते हैं, उस तरह से ड्रेसिंग सेंस हो जाता है, उसी तरह से हम बोलने लग जाते हैं, वही हमारी लैंग्वेज हो जाती है। तो कल्चर एक एक्वायर्ड ट्रेट है। नंबर 1 डिस्टिंक्ट एंटिटी, मतलब कि हम डिफरेंट अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, ये चीज़ हो जाती है। ट्रांसमिशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, जो भी कल्चर चलता आ रहा था तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को पास ऑन करती है। ठीक है। यूटिलिटी मतलब हम एज अ इंडिविजुअल, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो यूटिलिटी भी होती है कल्चर की। देन उसके बाद आ जाता है, ये स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक होता है, मीन्स डायनामिज्म। 5 पॉइंट बोले हैं। डायनामिज्म मतलब कि ये इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक
जैसे ट्रेंड चेंज होता है, हम कपड़े चेंज करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, या हम रहने का तरीका चेंज करते हैं, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग जैसे चेंजेस आते हैं हम उसको चेंज को एक्सेप्ट करते हुए ग्रो करते हैं। तो इसमें डायनामिज्म होता है, ये भी चेंज के साथ साथ ग्रो भी करता रहता है। तो ये पांचों इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगी। देन इसी का नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कल्चर के बाद मल्टीकल्चरलिज्म। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीकल्चरिज्म। मल्टीकल्चरिज्म क्या होता है? जब बहुत सारे कल्चर, मल्टी मतलब मैनी कल्चर, काफ़ी सारे कल्चर मिलकर एक साथ रहते हैं, मीन्स डाइवर्सिटी इन यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे ये डाइवर्सिटी इन यूनिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। हर एक कल्चर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देता है, कोऑपरेशन के साथ रहता है। ठीक है, काफ़ी सारे बिलीव्स होते हैं और वो एक सोसाइटी में को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। उसके बाद आता है कंपोजिट कल्चर, मतलब मिक्स्ड कल्चर, जैसे हिंदुइज्म, मुस्लिम, सभी मिलकर एक कल्चर में रहते हैं, मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ मिलके रहते हैं कंपोजिट में। मल्टीकल्चरिज्म मतलब जब हमारे यूनिटी में डाइवर्सिटी, जब हम सब मिलके रहते हैं तब भी हमारे अलग अलग कल्चर को हम फॉलो करते हैं और एक दूसरे के, मतलब एक पर्सन है, मुस्लिम है, हिंदू है, तो ये एक दूसरे के कल्चर को भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये हो जाता है मल्टीकल्चरिज्म। हमारे इंडिया जो है कंपोजिट कल्चर का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे इंडिया में मिक्स कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग थिंकिंग के, अलग अलग रिलीजियस के, तो काफ़ी सारे लोग एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं, मीन्स यूनिटी है हमारी डाइवर्सिटी में। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन इस तरह से आता है ज़्यादातर कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी क्या होता है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है। तो आप इन कॉन्सेप्ट को कंपोजिट कल्चर और मल्टीकल्चरिज्म से रिलेट करते हुए एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मल्टीकल्चरिज्म सेलिब्रेट सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, मतलब अलग अलग सोशल डाइवर्सिटी है, उसी में एकता का जो चीज़ें फीलिंग हमें इसमें देखने को मिलती है। जो मल्टीकल्चरिज्म है इसके दो एस्पेक्ट है, नंबर 1 इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी, नंबर 2 इज़ कम्युनल डाइवर्सिटी। अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो मैंने पहले ही पढ़ा था, तो कल्चर के बेसिस पे हम लोग अलग है, कम्युनिटी की अलग अलग बिलीव्स के अकॉर्डिंग हम अलग है, और रहते सभी एक साथ मिलजुल कर है, तो ये डाइवर्सिटी में यूनिटी हो जाती है। देन मल्टीकल्चरिज्म जो है हमारे मोनोकल्चर सोसाइटी को एक चैलेंज की तरह चैलेंज करती है। एक कल्चर का जो इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो एजुकेशन पे किस तरह से होता है। सबसे पहले एम ऑफ एजुकेशन हम सबको पता है कि हमारा एम क्या है, आगे बढ़ना, चीज़ों को लर्न करना, स्किल्स गेन करना। देन जो कल्चर है वो करिकुलम पे भी बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि हम जो है जो भी चीज़ें सीखते हैं हम अपने कल्चर से रिलेट करते हैं, अपने कल्चर से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम अपने एम्स को देखते हैं, करिकुलम को देखते हैं, टीचर, स्कूल, टीचिंग मेथड, टेक्स्ट बुक, ये सारी चीज़ें जो है हमारे कल्चर के पार्ट ही है, और ये हमारी एजुकेशन पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स में भी हमें ये चीज़ें सिखानी चाहिए जिससे हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, फीलिंग हमें जो है रिस्पेक्ट फीलिंग आए और कोऑपरेशन की फीलिंग हमारे अंदर डेवलप हो। जब हम कंपोजिट कल्चर में बात कर रहे होते हैं तो कंपोजिट कल्चर की भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। ये हमारे अंदर एक बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग है वो डेवलप करता है। देन जो हमें काफ़ी सारे एंजॉयमेंट के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, और ये हमें हेल्प करता है कि हम जो है अलग अलग जो है कल्चर में यूनिटी देख सके, डाइवर्सिटी में यूनिटी की फीलिंग हम ला सके। उसके बाद जैसे हमारा इंडिया है, कंपोजिट कल्चर है, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते हैं, फिर भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो कंपोजिट कल्चर जो है वो कलेक्शन है काफ़ी सारी इंडियन कम्युनिटीज़ का, अलग अलग कम्युनिटी है वो मिलकर एक ही कलेक्शन, एक साथ रहते हैं, मिक्स्ड कल्चर है, सभी मिलजुल के एक जगह पर एक साथ रहकर और उसमें यूनिटी को शो करते हैं, शेयर्ड कल्चर है ये। ठीक है, तो इन दोनों में यही आपको एक्सप्लेन करना है। देन हमारा आ जाता है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ वैल्यू। क्या होता है वैल्यू? एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर डिज़ायर, मतलब इधर देखो आइडियल्स, बिलीव्स और नॉर्म्स जो कि एक सोसाइटी के ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं या होल्ड करते हैं, वही हमारी वैल्यूज़ होती है।
हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, सोसाइटी के रूल्स को हम कैसे फॉलो करें, हम डिसिप्लिन है या नहीं है, हमें गुड और बैड का पता है या नहीं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी वैल्यूज़ होती है। वैल्यूज़ जो है हम इंडिविजुअल में इनकलकेट करते हैं जब वो आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है और नॉर्म्स को फॉलो करता है, तो उसके अंदर अपने आप वैल्यूज़ आनी शुरू हो जाती है। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो साइकोलॉजिकल मीनिंग में एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर डिजायर्स इज वैल्यू। Then values are the ideals, beliefs or norms which a society or the large majority of the society members hold. ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कंडक्ट, जो हम कर रहे हैं वो हमारी वैल्यूज़ में दिखाई देता है। हमारी वैल्यूज़ कैसी है, हम किस काइंड के पर्सन हैं, हम किस बिलीव को मानते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, ये हमारी वैल्यूज़ है और यही हमें शो करती है। हम लोग क्लासरूम में होते हैं, हम अच्छे से बिहेव नहीं करें तो टीचर बोलती है मतलब आपके अंदर तो वो सेंस ही नहीं है, तो इट मीन्स आपकी वैल्यूज़ वहाँ पे शो हो रही है कि आप किस काइंड के पर्सन हैं, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, दूसरों के साथ बिहेवियर, दूसरों के साथ मिलना जुलना और बातचीत करना और एक बिहेवियर को शो करना, एक जो हम अपने बिलीफ शो करते हैं उसी से हमें पता चलता है कि हमारी क्या वैल्यूज़ है। ये वो वाली वैल्यू नहीं कि हमारी क्या कीमत है, मतलब हमारे अंदर क्या गुण हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या हमने सीखी हुई है चीज़ें, क्या हमारा बिहेवियर है, हम किस तरह से दूसरों को शो करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वैल्यूज़ एक पर्सन को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, कोऑपरेटिव स्पिरिट देता है और साथ ही में जब हम वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यू और एजुकेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। हम बच्चे के अंदर वैल्यूज़ को कैसे इनकलकेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। हमें पता है कि ये अच्छी चीज़ है, ये बेकार है, ये हमारी वैल्यू है, बट हम ये सिखाएंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। गुड और बैड के बारे में बताना ये वैल्यू है, बट उसको सिखाना इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन मेजर रोल प्ले करता है वैल्यूज़ को बच्चे के अंदर डालने में, ठीक है ना। तो वैल्यूज़ और एजुकेशन इनसेपरेबल है। वैल्यूज़ एक डेवलप करती है फीलिंग को, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेशन वगैरह चीज़ों को हटा देते हैं, हम दूसरी चीज़ों को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, हम सबको इक्वली देखना शुरू करते हैं, हमारे अंदर जो ये डिस्क्रिमिनेशन की भावना है वो हट जाती है। अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में कैसे एजुकेशनल वैल्यूज़ कंट्रीब्यूट करती है, तो सबसे पहला ये हेल्प करती है लाइवलीहुड अचीव करने में, वोकेशनल एफिशिएंसी, गुड सिटीजनशिप में हेल्प करती है, एक मैन की नीड्स को पूरा करने में हेल्प करती है, स्किल डेवलप करने में हेल्प करती है, और ये जो है हमारे काफ़ी सारी चीज़ों में हमको मतलब प्रेरणा देती है, मोटिवेशन देती है और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है। अब वैल्यूज़ डिफरेंट कैटेगरी में बटा हुआ है। नंबर 1 इज़ सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यूज़ कौन सी होगी, दोज वैल्यूज़ जिससे हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं और उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। देखो, कोऑपरेशन हो गया, ट्रस्ट की वैल्यू हो गई, टॉलरेशन हो गया, डिसिप्लिन हो गया है हमारा, सोशल जस्टिस और सोशल एडजस्टमेंट, तो ये सारी हमारी सोशल वैल्यूज़ हो जाएगी। कुछ हमारी आ जाती है मोरल वैल्यूज़। अच्छा, सोशल वैल्यूज़ में आपकी ट्रस्ट, जो हम फ्रेंडशिप है, काइंडनेस है, रिस्पेक्ट है, हेल्पफुलनेस है, ये सारी भी हमारी सोशल वैल्यूज़ हो जाएगी। हमारे अंदर ये वैल्यूज़ प्रेजेंट होती है। हम देखते हैं ना, कभी किसी इंसान को चोट लग जाती है तो हम ऐसे फील करते हैं, ओ आपको क्या हो गया, हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम उनके साथ इतना रिलेटेड भी नहीं है, स्टिल हम हेल्प करें, इसका मतलब हमारे अंदर वो वैल्यूज़ है, हमने अपने पेरेंट्स, अपने टीचर से वो चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। उसके बाद मोरल वैल्यूज़ में हमारा आ जाता है ऑनेस्टी, हम दूसरे के साथ कैसे ऑनेस्ट रहते हैं, हमारा गुड करेक्टर, ट्रुथफुलनेस, हम सच्चाई बोलते हैं, साथ में गुड मैनर्स, सिंपैथी, ये सब चीज़ें हमारी मोरल वैल्यूज़ में आ जाती है। तो 2 कैटेगरी में इन्होंने बांटा था, सोशल और मोरल। तो सोशल वैल्यूज़ में कोऑपरेशन वगैरह जो दूसरों से इंटरेक्शन में आती है, और मोरली जो जैसे हम मोरल सीखते हैं, सच बोलना, ऑनेस्टी के साथ रहना, सिंपैथी का बिहेवियर, ये सब, ठीक है। अब एक सोशल और मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करने में टीचर का क्या रोल है, टीचर का रोल क्या है, टीचर जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, एजुकेट करती है, बच्चे को बताती है। हम देखते हैं ना, स्कूल में बच्चों के चैप्टर्स में भी मोरल एजुकेशन के चैप्टर्स होते हैं, जिससे बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमें गलत नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें सिखाया जाता है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो हमारे अंदर ये मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाता है। उसके बाद टीचर्स जो है वो हेल्प करती है बच्चों को, ताकि वो इन सब का मतलब समझे, इन सबको समझ के अपने अंदर ये हैबिट्स को डेवलप करे, ठीक है। वो प्रॉपर वैल्यूज़ को डेवलप करती है। लैंग्वेज और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट्स हैं जिससे बच्चों को हेल्प मिलती है। साथ में ग्रुप प्रोजेक्ट्स करवाते हैं तो उससे फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन आती है, क्योंकि टीचर्स जो है ऐसे वर्क करवाते हैं जिसमें बच्चा एक दूसरे से इन्वॉल्व होता है और एक दूसरे को हेल्प करता हुआ चलता है, ठीक है। उसके बाद रोल प्लेस करवा सकते हैं जिससे सारे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और उनके अंदर कोऑपरेशन, सिंपैथी की भावना डेवलप होती चली जाए। ओरिएंटेशन करवाते हैं,
पिकनिक्स पे लेकर जाते हैं, फील्ड ट्रिप्स करवाते हैं, जू वगैरह लेके जाते हैं, ताकि हमें उन चीज़ों के बारे में पता चले और हमारे अंदर एक वैल्यू इनकलकेट हो, हम दूसरों के प्रति एक एस्थेटिक व्यू बना पाए, एक अच्छा पॉजिटिव व्यू बना पाए, ठीक है ना। डे फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करवाते हैं। इससे क्या होता है कि सभी लोग अलग अलग फेस्टिवल जब हम सेलिब्रेट करते हैं, कभी हम क्रिसमस डे कर रहे होते हैं, हम क्लास स्कूल में इंडिपेंडेंस डे करते हैं, होली दिवाली करते हैं, तो जब हम इतने सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं तो अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ मिलके आते हैं और एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की भावना आती है। तो ये भी हमारे अंदर एक वैल्यूज़ है कि हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। अब वैल्यू एजुकेशन की क्या नीड है और क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला तो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए, बच्चे का मेंटली वो डेवलप हो, एस्थेटिक उसके अंदर पॉजिटिविटी आए, एक व्यू अच्छा क्रिएट हो। साइंटिफिक टेम्पर को, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, हेल्दी एटीट्यूड डेवलप करने के लिए बच्चे के अंदर, और उसके अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए वैल्यू एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब वैल्यू एजुकेशन हम कैसे कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले रिलीजन, थ्रू रिलीजन हम इस चीज़ को पास ऑन कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर, बुक्स वगैरह में हम इनको ऐड ऑन कर सकते हैं। सोशल कस्टम्स, नॉर्म्स, जो भी हम डेली में हमारे पेरेंट्स हम चीज़ों को देखते हैं आसपास सोसाइटी में जो होती है, उन चीज़ों से हम सीख सकते हैं। साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस के थ्रू हम जो है वैल्यू एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब जो एक टीचर जो है कंडीशंस क्रिएट करती है जिससे बच्चा जो है उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली सीख लेता है। ऐसा नहीं होता कि टीचर बोलते बेटा ये सीखो, ऑनेस्टी सीखो, नहीं। टीचर जो है उस सिचुएशन को ऐसे क्रिएट करती है कि बच्चा उस चीज़ को सीखने की कोशिश करता है और बच्चा खेल खेल में वो चीज़ें सीख जाता है। जैसे टीचर ने ग्रुप एक्टिविटी करवाई, ग्रुप एक्टिविटी में बच्चा बैठा हुआ है, सारे अलग अलग टाइप के बच्चे बिठाए, शायद वो थोड़ा सा ऐसा बच्चा हो जो स्लो लर्नर है, कोई बच्चा ऐसा है कि वो दूसरे रिलीजन का है, कोई बच्चा ऐसा है उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, सबको इकट्ठा बिठाया, सब मिलके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं और अपना प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। इससे बच्चे को बोला नहीं गया कि बेटा आप कोऑपरेशन सीख रहे हो, बच्चा ऑटोमेटिकली कोऑपरेशन सीख गया, फ्रेंडशिप की फीलिंग आ गई, एक दूसरे की हेल्पलेस की फीलिंग आ गई, हेल्प करने की फीलिंग आ गई, ट्रुएंसी आ गई, एक दूसरे को बताने की फीलिंग आ गई, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी ये कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाती है, ठीक है। हम इसमें बच्चों को सब्जेक्ट के थ्रू सिखा सकते हैं, गेम्स के थ्रू सिखा सकते हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू, रोल प्लेज के थ्रू सिखा सकते हैं, ठीक है ना। और जो है कुछ वैल्यू एजुकेशन के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ है, जैसे कि हम वर्बल कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम बोल के बच्चों को बताने की कोशिश कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं हम चीज़ों का, बच्चा फिर इमिटेट करेगा, उसके बाद बच्चे को रिवॉर्ड और पनिशमेंट दी जाएगी, एंड फिर वो अदर चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा और फाइनली वो बच्चा वो चीज़ों को सीख जाएगा। ऐसा ही होता है, हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। हम बच्चों को बताते हैं हम ये सीख रहे हैं, हम ये करेंगे, फिर बच्चा उसमें इन्वॉल्व होता है, बच्चा उस चीज़ को गेन करता चला जाता है। इस तरह से हम बच्चे के अंदर वैल्यू एजुकेशन ला सकते हैं, और वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। अब हमने जब वैल्यू एजुकेशन पढ़ा तो वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत क्या थी। अगर हमारे अंदर वैल्यूज़ नहीं होगी तो लड़ाई झगड़े होंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो बेसिकली शांति बनाने के लिए। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड आ जाता है, एजुकेशन फॉर पीस, ताकि शांति बनी रहे, कन्फ्लिक्ट्स ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन फॉर पीस। पीस का मतलब वायलेंस का ना होना, हिंसा का ना होना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े ना होना, लिव इन हार्मनी, साथ में रहना। तो अगर हम बात करते हैं पीस एजुकेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार, तो पीस एजुकेशन होता क्या है। ऐसी एजुकेशन जिसमें हम स्किल्स को, हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ हार्मनी में रह सके, प्यार से मेल जोल से रह सके, ठीक है। पीस एजुकेशन मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज़, वही हमने वैल्यूज़ अभी गेन की थी, सिंपैथी, कोऑपरेशन, काफ़ी सारी वैल्यूज़, मोरल, सोशल वैल्यूज़, नॉलेज को गेन करना और डेवलप करना अपने एटीट्यूड, स्किल्स को टुवर्ड्स ईच अदर विद द नेचुरल एनवायरनमेंट और वन सेल्फ, अपने साथ, दूसरों के साथ, ये सब चीज़ों को, स्किल्स को डेवलप करना ताकि हम हार्मनी में एक साथ मिलजुल के रह सके। अब वायलेंस होता है, वायलेंस कैसे हो सकता है, 3 तरीके से वायलेंस क्रिएट हो सकता है। मेंटल, जिसे हम बोलेंगे मानसिक, वर्बल जो कि वाचिक, और फिजिकल जो कि कायिक होता है। अगर हम बात करें मेंटल का, तो हम दूसरों को हर्ट करने के लिए
सोचते हैं वही हो जाता है आपने दूसरे के साथ वायलेंस कर दिया। जैसे आप सोचते हो मैं इसको बहुत मारूंगा, इसने मेरे साथ ऐसे किया मैं ऐसे करूंगा, तो जब हमने थिंक ही गलत कर लिया ना वही वायलेंस हो गया, तो वो थिंकिंग मेंटल वायलेंस हो गया। अब हम किसी को उल्टा बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, वो हो जाता है वर्बल। हम बहुत बार गुस्से में कुछ भी कह देते हैं तो ये वर्बल वायलेंस हो गया, ये भी हमें नहीं करना है। एक होता है फिजिकल, मारना, लड़ाई झगड़ा करना, पीट देना, ठीक है ना, टच करना, बोलना, ये सब हो जाती है फिजिकल वायलेंस। तो जब हम ये वाली चीज़ों को हटा देते हैं, ये सब चीज़ें ना हो, तब हमारे पास आ जाता है पीस और हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एब्सेंस ऑफ वायलेंस। ठीक है, अब पीस एजुकेशन की कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि लिखा हुआ है, पीस एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स एंड वैल्यूज दैट अनेबल लर्नर। जो लर्नर को किस चीज़ में अनेबल करता है? नंबर 1 कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के साथ रहने में, जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग लिव करने में, और अपना एक जो है अंडरस्टैंड करना चीज़ों को, ग्लोबल इशू के मतलब ग्लोबल लेवल पे उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो बेसिकली ये चीज़ों को इनकलकेट करने के लिए हम पीस एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको वायलेंस बता दिया। देन आ जाता है वायलेंस अलग अलग काइंड के हो सकते हैं, अलग अलग पर्सन के बीच में। देखो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होगा, मान लो एक मैं हूँ और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वायलेंस क्रिएट हो गया, तो इंडिविजुअल वायलेंस। एक हो जाएगा ग्रुप के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाना, कम्युनिटीज़, 2 कम्युनिटी 3 कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई होना, नेशन के बीच में एक का दूसरे के साथ, और कल्चर, पूरा वर्ल्ड वॉर जब हो जाती है तब। तो ये सारे जो है हमारे वायलेंस हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए पीस एजुकेशन दी जाती है, उसमें हम बच्चों के अंदर अच्छी अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करते हैं। देन आता है पीस एजुकेशन, हम बच्चों को माइंड कंट्रोल के थ्रू सिखा सकते हैं। अब देखो, हमने 3 सोर्सेज, 3 कैटेगरी में बांटा है इस पीस एजुकेशन को, इनर पीस, सोशल पीस और पीस विद नेचर। इनर पीस मतलब खुद में हम जब खुद को अपने आप को कंट्रोल करना सीखते हैं, हमारी इनर पीस आती है, हम अपने माइंड को अनडिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, एकदम रिलैक्स करते हैं, तो इनर पीस आता है। सोशल पीस जब हम दूसरों के साथ शांति के साथ रहते हैं, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, तो सोशल पीस। और पीस विद नेचर, जब हम अपने नेचर की डिग्निटी, अपने नेचर के एनवायरनमेंट और एवरीथिंग चीज़ों को ख़राब नहीं करते हैं, तो वो होता है पीस विद नेचर। पूरे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं, लिविंग नॉन लिविंग, सबके साथ अच्छे से रहना, एक एस्थेटिक वैल्यू को डेवलप करके रहना, ये हो जाता है हमारा पीस विद नेचर। ठीक है, टोटल पीस मतलब इनर पीस जब हमारे अंदर होगा, दूसरों के साथ जब हम सोशल पीस, और जब हमारा नेचर के साथ पीस होगा, तो ये तीनों को मिलाकर हमारा टोटल पीस बन जाएगा। मतलब हम पूरी शांति, अच्छे से शांति से रहेंगे, कन्फ्लिक्ट्स की कोई सिचुएशन नहीं की, हार्मनी की कंडीशन वो होगी। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन थी, पीस इज द बिहेवियर दैट एनकरेज हार्मनी इन द वे पीपल टॉक। पीपल कैसे बात करते हैं उसमें हार्मनी आए, लिसन, दूसरों को सुनते कैसे हैं और इंटरेक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ, और इनके अंदर से ये फीलिंग हटे, डिस्करेज द फीलिंग ऑफ एक्शन टू हर्ट, टू हार्म और डिस्ट्रॉय हार्म करने की फीलिंग हट जाए, और एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट, सुनने की, बोलने की जो है वो फीलिंग्स डेवलप हो जाए। तो ये होता है हमारा पीस एजुकेशन। ठीक है, पीस एजुकेशन के कंसेप्ट में यही है कि हम किस तरह से दूसरों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। किसी ने आपसे कुछ पूछा, आप हमेशा ही गुस्से में रहते हो, आप बहुत गंदी तरीके से उसको रिएक्शन दे रहे हो, तो ये पीस एजुकेशन नहीं है। तो इसीलिए बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें लिव विद हार्मनी, हमें अच्छे से दूसरों के साथ रहना चाहिए। उसके बाद पीस एजुकेशन के क्या स्कोप है? सबसे पहला तो पीस एजुकेशन डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट स्कोप परफॉर्म करती है। इंडिविजुअल भी हो सकता है और सेल्फ डेवलपमेंट, खुद के और दूसरों के डेवलपमेंट के लिए होता है। स्कूल कम्युनिटी लेवल पे भी होता है, ठीक है, नेशनल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी। अगर हम बात करें स्कूल लेवल पे कैसे होगा, तो हम बच्चों को एक एनवायरनमेंट, जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है, क्लासरूम कंडीशंस है, वो अच्छे से प्रोवाइड करें, जिसमें ऐसी कंडीशन ही क्रिएट ना हो जिससे कि बच्चों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो, लड़ाई झगड़े हो। ठीक है ना, पीसफुल क्लाइमेट हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेशनल लेवल पे हम लोगों को सिटीजनशिप, एजुकेशन, क्या ज़रूरत है पीस की, वो बता सकते हैं, जिससे वो आपस में हार्मनी में रह पाए। ठीक है, हार्मनी को प्रमोट करना है, रिच हेरिटेज को बचा के रखना है, और हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को डेवलप करना है। ये सब चीज़ों को जब हम डेवलप करेंगे, तभी हमारे अंदर और दूसरों के अंदर और हमारी और एक दूसरे की इंटरेक्शन अच्छी होगी, मजबूत होगी, और विदाउट कन्फ्लिक्ट चलेगी, लड़ाई झगड़े और ये जो गलत हम लोग एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्शंस कम हो जाएंगे। अब
पीस एजुकेशन, अच्छा कुछ वर्ल्ड इश्यूज़ है जैसे कि पॉपुलेशन, इस वजह से भी कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो इसके पॉपुलेशन की ग्रोथ को समझाने के लिए, ताकि इस चीज़ की वजह से झगड़े ना हो, तो भी पीस एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। जेंडर इशू पे भी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसके लिए भी पीस एजुकेशन की ज़रूरत है। पॉवर्टी, इसके लिए भी पीस एजुकेशन की ज़रूरत है। और काफ़ी सारे वॉर, टेररिज्म की प्रॉब्लम्स आती है, पीस एजुकेशन की इनमें भी ज़रूरत है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे जिसके लिए हमें पीस एजुकेशन को लाना, बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। देन कुछ अप्रोचेज़ है पीस एजुकेशन की, जैसे कि हम बात कर सकते हैं क्लाइमेट डेवलप करना, ठीक है, प्रिंसिपल्स, इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, चिल्ड्रन और पेरेंट्स या चिल्ड्रन या पेरेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको मिटाना, ठीक है ना, और चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक डेवलपमेंट लाना, ठीक है ना, और वैल्यूज़ को जो है इनकलकेट करना। जो वैल्यू वाला चैप्टर पढ़ा था उससे जो है पीस एजुकेशन जो है पीस में आने में, पीस एजुकेशन देने में बहुत हेल्प रहेगी। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो बात करेंगे तो पीस एजुकेशन सिर्फ जो है फॉर्मल वर्क नहीं है, ये एक्चुअली ये एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये पढ़ाई के लिए नहीं है, बट ये एक ऐसी फीलिंग है जो सबके अंदर आनी चाहिए। पीस एजुकेशन की ज़रूरत ही इसीलिए ताकि लोगों के अंदर पीस आए और वो अपने अंदर कुछ वैल्यूज़ को इनकलकेट करे, जिससे कि हार्मनी बनी रहे और कन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो ये हो गया है सारा हमारी पूरी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट। बाकी यूनिट्स नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाफट देख लो। 24 को आपका एग्जाम है, आई होप अच्छे से आप एग्जाम देके आएंगे। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कोई भी डाउट है तो मुझसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम टेकओवर स्टडी और मेरे इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी पीडीएफ्स वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। मुझे अगर लास्ट नाइट पे भी वो मिलती है जिस दिन आपका एग्जाम है, तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो उससे कनेक्टेड रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तुरंत की तुरंत, और आपको जो भी कंटेंट अवेलेबल होता रहेगा आपको हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।